वेलकम टू आवर चैनल सिद्धि एनपीए। आज हम अपनी जो वीकली सीरीज़ है प्लेसेस इन न्यूज़ उसका दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जो कि अभी रिसेंट टाइम्स में काफ़ी हाईलाइटेड थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे रशिया यूक्रेन वॉर और उसके रिगार्डिंग जो भी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस थी। तो हम अपनी पहली प्लेस की ओर चलते हैं, जो कि है बन्नी ग्रासलैंड। बन्नी ग्रासलैंड जो कि अभी न्यूज़ में था, वहाँ पर रिस्टोरेशन का काम चालू कर दिया गुजरात गवर्नमेंट ने। यहाँ पर डिटोरिएशन इकोलॉजी में हुआ था, क्योंकि एक इन्वेसिव स्पीसीज जिसका नाम है प्रॉस्पेस जूली फ्लोरा, जिसको लोकल लैंग्वेज में गांडो बवाल भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा फैल गई थी। इस कारण से यहाँ पर जो इकोलॉजी है वो बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई थी। इस ग्रासलैंड को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया था 1955 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मलधारी ट्राइब्स रिसाइड करती हैं। फिनोमेना ऑफ चिरबट्टी भी यहाँ पर देखा जाता है, जो कि गोस्ट लाइट्स है, जो कि एक लोकल फिनोमेना है जिसका कोई कंफर्मेशन हुआ नहीं है, बट लोकल्स ऐसा कहते हैं। अब ये देखिए कि इसमें क्लाइमेटिक रीजन कौन कौन से हैं। यहाँ पर 3 तरीके के क्लाइमेटिक रीजन पाए जाते हैं, कच्छ, सौराष्ट्र और सेंट्रल गुजरात। तीनों क्लाइमेटिक रीजन यहाँ पर सबमर्ज करते हैं एक तरीके से। और जो कि मैमल्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं वो है नीलगाय, चिंकारा, ब्लैक बर्क और इंडियन वाइल्ड एस। इंडियन वाइल्ड एस बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसके लिए एक हैबिटाट है बन्नी ग्रासलैंड। तो इस चीज़ को आप याद रखिए कि ये इंडियन वाइल्ड एस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैबिटाट है। इसका मैप देख लेते हैं। आप देखिए, ये रन ऑफ कच्छ है। यहाँ पर ये बन्नी ग्रासलैंड जो कि ग्रीन से दिखाया गया है। नरेंद्र मोदी हमारे जो पीएम हैं, उन्होंने अपने यूनाइटेड नेशन की कीनोट स्पीच जो कि डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन और ड्रॉट पर थी, उसमें भी बन्नी ग्रासलैंड के बारे में जिक्र किया था। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस पर्सपेक्टिव से भी। देखें कि आप इंडियन एक्सप्रेस में देखें कि सीधा लिखा है कि मेजॉरिटी ऑफ ग्रासलैंड इन गुजरात आर फाउंड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट। बन्नी ग्रासलैंड डिक्लेयर्ड एज ए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन 1955। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कच्छ, सौराष्ट्र और सेंट्रल गुजरात की बात की गई है। तो ये जो न्यूज़ में जो भी चीज़ लिखी होती है, इस पर कभी कभी यूपीएससी डायरेक्टली स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ लेता है। एक क्वेश्चन देखते हैं यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का। शायद ये क्वेश्चन सीएसपी 2020 का है। इसमें इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क की बात की गई है। अब उसमें स्टेटमेंट्स देखिए आप। इट इज़ स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स। पहला स्टेटमेंट है देयर इज़ नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, और तीसरा स्टेटमेंट है इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटाट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो आप देखिए कि हैबिटाट में जो फौना रिसाइड कर रही है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। तो इसलिए इंडियन वाइल्ड लाइफ मैंने इसलिए इस पर फोकस किया था यहाँ पर कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस चीज़ को याद रखना कि कौन सी फौना यहाँ पर रिसाइड करती है। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए 2 डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड करता है। ये तो खैर चलो एक फैक्चुअल डाटा है, आपको नहीं पता। सेकंड स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि नो ह्यूमन हैबिटेशन है। तो ये लॉजिकली आप देखें कि किसी भी जगह पर ह्यूमन हैबिटेशन ना होना, ये बहुत एक एक्सट्रीम बात हो जाती है। यदि वो जगह अनकंडीशनली ह्यूमन के हैबिटेशन के लिए बनी ही नहीं है, लाइक कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई है, बहुत ही एक्सट्रीम वेदर है जैसे कि आर्कटिक और एंटार्क्टिका में, तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे सेकंड स्टेटमेंट को और आपका आंसर आ जाता। तो इस तरीके से कभी कभार आपको शायद नहीं पता हो उस नेशनल पार्क के बारे में, बट सिंस द स्टेटमेंट आर लाइक कि आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे, आर्ग्यूमेंट लगाएंगे तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो ये वैसा ही कुछ क्वेश्चन था। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए कि प्रॉस्पेस जूली फेरा के बारे में, जूली फ्लोरा के बारे में भी यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछ लिया था। ये शायद 2017 या 18 का क्वेश्चन है, सीएसपी 2018 का है। तो इसके बारे में 4 स्टेटमेंट्स दिए थे। Its extract is widely used in cosmetics. It tends to reduce the biodiversity in the area in which it grows. तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका, बिकॉज इट्स एन इन्वेजिव स्पीसीज और ये नेगेटिवली इफेक्ट करती है वहाँ की जो प्रॉपर वहाँ की स्पीसीज हैं उनको नेगेटिवली इफेक्ट करती है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं।
रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अभी अभी रिसेंटली 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया बनाया गया है और 4th है टाइगर रिजर्व राजस्थान का। तो इसकी लोकेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है कि ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व इसके नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व इसके साउथ में लाई करता है। इसकी वेजिटेशन आप देख ही सकते हैं कि एरिड और सेमी एरिड, बिकॉज राजस्थान मोस्टली इसी वेजिटेशन का पार्ट है। फ्लोरा आप देख सकते हैं कि खैर, सालार, ढोक ऐसी टाइप की फ्लोरा आपको हमेशा ऐसी वेजिटेशन में ही मिलेगी। और फौना लेपर्ड, सांभर और चिंकारा। तो देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द फौना, फ्लोरा एंड द वेजिटेशन दैट एग्जिस्ट इन ए रीजन। तो फौना, लेपर्ड, सांभर जो भी हैं वो ग्रासलैंड और स्पेयर्स वेजिटेशन वाले एरियाज में रिसाइड करते हैं। ये नॉर्मल लॉजिक है। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये बूंदी सिटी जो है राजस्थान में, उसके 45 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे लोकेटेड है, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट बूंदी में। तो ये इसका हेडलाइन था, राजस्थान रामगढ़ विषधारी सेंचुरी इज नाउ इंडियाज 52nd टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। हसदेव आयरन कोल रीजन, ये कोल रीजन है छत्तीसगढ़ में, जहां पर ट्राइबल प्रोटेस्ट हो रहे थे और बीजेपी और कांग्रेस गवर्नमेंट में भी काफ़ी कुछ स्पार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है उसने कोल माइनिंग अलाउ कर दी थी कुछ समय के लिए। हालांकि बाद में उसको उस डिसीजन को बैक ले लिया। अब इसमें दूसरी बात यह है कि परसा ईस्ट और केती बसन कोल फील्ड इस एरिया में लाई करती हैं। तो ये हो सकता है ये डायरेक्टली पूछा जाए, हालांकि मुझे लग नहीं रहा है कि इतना ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट है अनटिल ये बहुत बड़ा इशू बन जाए। लेकिन फिर भी फॉर फैक्चुअल पर्सपेक्टिव से आप ये दो चीज़ें याद रख सकते हैं। गौंड ट्राइब यहाँ पर रिसाइड करती है और वेरी डेंस फॉरेस्ट है सेंट्रल इंडिया में। इसकी लोकेशन आप देख लीजिए, कोरबा के जस्ट ऊपर और इन बिटवीन छत्तीसगढ़ के मेन लैंड में ही है ये। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। कथाचीवू आइलैंड, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी अभी कॉल लिया है कि हम इसको रिट्रीव करेंगे। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप देख सकते हैं इंडिया और श्रीलंका के जो फिशरमैन्स हैं उनका जो लाइवलीहुड है जो बेसिकली डिपेंड करता है फिशिंग पर। और हम ये पाते हैं कि कई बार जो इंडियन फिशरमैन्स हैं इस एरिया में जाके फिशिंग करते हैं और कई बार श्रीलंकन अथॉरिटीज़ ने उनको डिटेन किया है। तो इस कारण से तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये कॉल लिया है कि हम इसको रिट्रीवल के लिए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे बोला है। तो इसकी लोकेशन पल्क स्ट्रेट में है और नॉर्थ ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार। इसकी लोकेशन हम अगले स्लाइड में मैप में देखते हैं। ये देखिए, आप इसको लोकेट कर पा रहे होंगे। रामेश्वरम जो आइलैंड है उसके पास ये लोकेटेड है, ऊपर जाफना, पल्क स्ट्रेट, और ये जो रेड डॉट है वो हमारा काथाचीवू आइलैंड है। तो ये अनइनहैबिटेड आइलैंड है, यहाँ पर कोई भी इनहैबिटेशन नहीं है। तो ये न्यूज़ आर्टिकल देखिए, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज म्यूलिंग रिस्टोरिंग द ट्रेडिशनल राइट ऑफ तमिलनाडु फिशरमैन एंड काथाचीवू एन अनइनहैबिटेड आइलैंड ऑफ 285 एकर्स, जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में पल्क बे में है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं पद्मा ब्रिज, जो कि अभी बांग्लादेश का लार्जेस्ट ब्रिज है, जो कि अभी इनॉग्रेट किया है पीएम शेख हसीना ने। तो इस ब्रिज के बारे में जानते हैं। 2 लेवल रोड ब्रिज है, रोड और रेल दोनों इसमें सैंडविच कर दिए गए हैं। ऊपर रोडवेज है और नीचे रेल। तो पद्मा रिवर पर बना हुआ है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगाज। बांग्लादेश में जब गंगा घुसती है तो जो मेन डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगाज की वो पद्मा रिवर है। उसके बारे में हम देखेंगे अगले नेक्स्ट स्लाइड में मैप के थ्रू। तो इस पर बहुत सारे एक्यूजेशंस लगाए गए थे कि ये चाइना का बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट हो सकता है, बट बांग्लादेश गवर्नमेंट ने बताया है कि ये एंटायरली गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के द्वारा ही बिल्ड किया गया है और फंड किया गया है। इससे कोलकाता और ढाका के बीच में डिस्टेंस आधा हो जाएगा। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी ये बताने के लिए ताकि आपको कहीं ना कहीं दिमाग में रहे। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप ये सारे फैक्ट्स याद रखें, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन क्या है। तो ये बांग्लादेश में लोकेटेड है और पद्मा रिवर। तो ये रही इसकी लोकेशन, आप देख सकते हैं। जो जमुना रिवर है और जो मेघना
रिवर है वो एक होने से पहले पद्मा रिवर बनाती हैं और उनमें गंगा मिलती है। तो यहाँ पर इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, एरो में दिखाया गया है। और इस पर एक्विजिशन जो कि न्यूज़ आर्टिकल में आया था कि बांग्लादेश पद्मा ब्रिज एंड वाई ढाका क्लैरिफाइड रिपोर्ट्स लिंकिंग इट विद चाइना। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इतना कोई इसमें बहुत बड़ा और डिफरेंट चीज़ नहीं है। बट हाँ, यूपीपीसीएस के पर्सपेक्टिव से ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एक बात है कि ये पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है रिसेंटली, तो हाँ शायद कुछ ना कुछ, और योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे, तो हाँ हो सकता है यूपीपीसीएस में पूछा जा सके। 4 लेन हाईवे है, इसको एक्सपांड भी किया जा सकता है 6 लेन तक। 7 डिस्ट्रिक्ट ये कवर करता है यूपी के, तो एंटायरली यूपी में लाया करता है। ये बहुत जानने की बात है कि ये एंटायरली यूपी में लाया करता है। हालांकि नाम इसका बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे है। बुंदेलखंड रीजन बहुत सारा पार्ट एमपी और यूपी दोनों जगह लाया करता है। फिर ये 4th एक्सप्रेस हाईवे है यूपी का। ये देखिए द हिंदू में इसके बहुत सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हुए हैं कि ये ब्रिजेस और कितने रेल ब्रिजेस को इंक्लूड करता है, कितने स्मॉल ब्रिजेस को इंक्लूड करता है। इस सब को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सब फैक्चुअल नॉलेज है, किसी काम का नहीं है। बट आप बस इसको ये याद रख लीजिए कि कितने डिस्ट्रिक्ट कवर करता है और कौन से नंबर का हाईवे है। फिर आते हैं रशिया यूक्रेन वॉर, जो कि अभी बहुत टाइम से न्यूज़ में है। तो इसमें जो रीसेंट एक्टिविटीज़ हैं और रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट लोकेशन, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट रीजन यहाँ यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो जाते हैं वो देखेंगे। तो पहला रीजन हम जो देखेंगे वो डोनबास रीजन है, जो कि एक हिस्टोरिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक रीजन रहा है, जो कि साउथ ईस्ट यूक्रेन में लाया करता है। ओके, तो ये रीजन यूक्रेन में लाया करता है। और इस रीजन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये रशिया को बॉर्डर करता है और यहाँ पर कोल और स्टील प्रोड्यूसिंग एरियाज थे। तो जो मिड ऑफ 19th सेंचुरी था उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था रशियन इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। तो इस कारण से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए रशिया इसको कैप्चर करना चाहता है। एक और फैक्टर है कि ये रशियन स्पीकिंग पीपल जो यहाँ पर हैं वो डोमिनेट करते हैं इस रीजन में। इस रीजन में जो लोहांस्क और डोनेस्क रीजन है, जहाँ पर अभी अभी इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया था रशिया ने, और वो अपने आप को यूक्रेन से अलग रीजन बताते हैं, वो इसी डोनबास रीजन में लाया करते हैं। प्रो रशियन रेबल्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो इसलिए ये रीजन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक बार इसकी ज्योग्राफी को देख लेते हैं। ये डोनबास रीजन है। तो सिंस ये रशिया के बॉर्डरिंग रीजन में लाया करता है, तो इसलिए रशिया के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इसका कंट्रोल। आगे चलते हैं। देखिए रीजन, जो रीजन्स पे कैसे क्वेश्चन बना जा सकते हैं कि कैटलोनिया जो स्पेन में था, जहाँ पर एक रेफरेंडम हुआ था अलग होने से स्पेन के लिए, इसलिए वो इम्पोर्टेंट था। क्रीमिया हंगरी, क्रीमिया क्योंकि एनेक्सेशन हुआ था बाय रशिया, अगेन वाज इन न्यूज़। तो ऐसे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस को डायरेक्टली यूपीएससी पूछ लेता है और ऐसे आपको मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट लोकेशन है मैरीपोल। मैरीपोल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी है, पोर्ट सिटी सी ऑफ एजोव में। अब ये लाए तो करता है यूक्रेन में, और जो डॉनबास रीजन है उसका एक इम्पॉर्टेंट सिटी है। बट रशिया ने अभी देखा है कि रशिया फोर्सेस ने इसको भी सराउंड किया था, ताकि सबसे बड़ा रीज़न यही था कि जो लोकेशन है इसकी, उससे यूक्रेन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। यदि आप इस जगह को कंट्रोल कर सकते हो तो आप लगभग यूक्रेन के 80% ऑफ ब्लैक सी कोस्ट लाइन को कंट्रोल कर सकते हो। तो इस तरीके से इकोनॉमिकली हर्ट करने के लिए यूक्रेन को रशिया ने इस जगह पर अटैक किया था। ये नॉर्थ कोस्ट ऑफ सी ऑफ एजोव में लाई करता है। वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, AZOV होगा, जो कि यूक्रेन का बॉर्डरिंग सी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकेशन में सी ऑफ एजोव, उसके ऊपर मैरीपोल। तो
रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वो क्लेम करते हैं कि एंटायर एरिया अराउंड द ब्लैक सी इंक्लूडिंग मैरीपोल वॉज हिस्टोरिकली अ पार्ट ऑफ रशिया। तो इसलिए इस सिटी की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट आइलैंड है जिसको स्नेक आइलैंड कहते हैं। ये ब्लैक सी में लोकेटेड है। आप देखिए ब्लैक सी बिल्कुल बीचों बीच नहीं है, थोड़ा वेस्ट साइड पर है, बट स्टिल नॉर्थ वेस्ट साइड पर ऑफ ब्लैक सी स्नेक आइलैंड लोकेटेड है। तो ये टाइनी रॉकी आउटक्रॉप आइलैंड है जो कि ब्लैक सी में है। इसे रशिया ने जो यूक्रेन पर अटैक करने के लिए सबसे पहले इसे ही सीज़ किया था, क्योंकि यहाँ से स्ट्रेटेजिकली वो अटैक कर सकते थे बाकी प्लेसेस पर, लेकिन इसको डिफेंड करना मुश्किल था, इसलिए रशिया ने इसको जल्दी ही अबॉर्ट कर दिया था। तो इसका कोई ख़ास उतना वो है नहीं, बट स्टिल आप ये देख सकते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है ब्लैक सी में, और उतना ज़्यादा वो भी नहीं है कि इसके आसपास बहुत सारी चीज़ें देखी जाएं। बस इतना याद रखिए कि ये ब्लैक सी में लोकेटेड है। फिर दूसरी लोकेशन है कैलिनिनग्रैड, जो कि रशिया का एक एनक्लेव है। इसकी लोकेशन आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, ये रही इसकी लोकेशन। ये रशिया से पूरी तरह कट ऑफ है, लिथुआनिया और पोलैंड से सराउंडेड ये एरिया है, और ये बाल्टिक सी में एक्सेस करने के लिए रशिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है। तो ये रशिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसकी लोकेशन रशिया को बाल्टिक सी का एक्सेस देती है। आप देखिए कि मॉस्को से कैलिनिनग्रैड के बीच एक लाइन भी गई है, रेलवे लाइन। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि लिथुआनिया ने उस रेलवे लाइन को ब्लॉकेट दिया था ताकि गुड्स ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकें कैलिनिनग्रैड और मॉस्को के बीच, क्योंकि ईयू ने ऐसा कहा था रशिया से। तो इट वॉज एन हेडलाइन एज ईयू मेंबर स्टेट्स हैज आस्क्ड लिथुआनिया टू ब्लॉक ट्रांजिट ऑफ गुड्स बिटवीन कैलिनिनग्रैड एंड मॉस्को। तो मिलिटरली सिग्निफिकेंट क्यों हैं ये बता ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ और प्लेसेस थी न्यूज़ में, जैसे कीव था, खारकीव था यूक्रेन में, जहाँ पर रशियन असॉल्ट हुआ था। कीव तो यूक्रेन का कैपिटल ही है। दैन अगेन सवाल एक था इराक में, जिसे पर्ल ऑफ द साउथ भी कहते हैं। ये ड्राई हो गया है फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट इस पर पड़ रहे हैं। और एक और साइट है मेनार इन उदयपुर राजस्थान, जो कि एक बर्ड विलेज कहा जाता है, उसे एक वेटलैंड नोटिफाई किया है अभी अभी रिसेंटली। तो ये सब चीज़ें बस इनकी लोकेशन याद रख लीजिए, कौन कहाँ पर है। शायद डायरेक्टली यूपीएससी से पूछ ले, डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग करके पूछ ले। उतना ज़्यादा इनमें रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है जितना हमने पहले स्लाइड्स में जो हमारी लोकेशंस थी उनके लिए की थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी आपका सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। हम और भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी उनके बारे में और भी आपको बताएंगे। थैंक यू।